नमस्कार, मैं हूँ आलोक झा। स्वागत है आपका मेरे इस वीडियो में। आज हम समन के बारे में बात करने वाले हैं। समन दंड प्रक्रिया संहिता का एक बहुत इंटीग्रल पार्ट होता है। ये नेचुरल जस्टिस का पालन हो, इसके लिए आवश्यक तत्व है कि एक्यूज्ड व्यक्ति को समन इशू किया जाए, उस विटनेस को समन इशू किया जाए जो उस मामले के बारे में जानकार हो, उस डॉक्यूमेंट को कॉल फॉर किया जाए जिसके लिए न्यायालय जरूरी समझती है कि उस चीज़ को न्यायालय के सामने प्रस्तुत किया जाए। इन सारी चीज़ों को ध्यान रखते हुए समन की व्यवस्था की गई है। यूँ तो कोर्ट को कई सारे आदेश पारित करने के अधिकार होते हैं और इस आदेश में वारंट और समन इशू किया जाना नेचुरल जस्टिस को इम्प्लीमेंट करने का एक ये तरीका होता है। समन के बारे में जब हम बात करते हैं तो दंड प्रक्रिया संहिता की धारा के बारे में भी जानना जरूरी होगा, क्योंकि ये धारा 61 से धारा 69 इसके बारे में प्रावधान करती है। न्यायालय की जो आदेश का जारी करने की जो शक्ति होती है वह वारंट और समन दोनों के रूप में होती है। आज हम समन के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि समन और वारंट दोनों को एक वीडियो में जोड़ना और एक वीडियो में कहना बड़ा हो सकता है। इसलिए आज हम समन के बारे में बात करते हैं। जब हम समन की बात करें तो सबसे पहले हमारे दिमाग में न्यायालय शब्द सामने आता है, क्योंकि ये समन का इशू करना न्यायालय का काम होता है। न्यायालय के अलावा यदि हम बात करें किसी और को भी समन करने की शक्ति है तो वो धारा 175 में पुलिस को इन्वेस्टिगेशन के दौरान जब उसे लगता है कि किसी इन्वेस्टिगेशन के लिए किसी व्यक्ति का बयान जरूरी है, वैसी स्थिति में समन इशू करती है। अभी हम बात करने वाले हैं न्यायालय के समन जारी करने की शक्ति के बारे में। जब हम समन के बारे में बात करते हैं तो इस सारे जो वीडियो में हमारे जो कंटेंट होने वाले हैं वो इस संबंध में है कि हम इस बात को जानेंगे कि समन क्या होता है, समन इशू कौन करता है, समन इशू कब किया जाता है, स्पेशल समन क्या होते हैं, रिकॉल ऑफ समन क्या होता है। इन सारी बातों पे हम लोग बात करेंगे और इसके बारे में जानेंगे कि यदि समन का डिसओबीडियंस किया जाता है, समन लेने के बावजूद भी यदि कोई एक्यूज्ड व्यक्ति या जिस व्यक्ति को समन सर्व किया गया वो कोर्ट में प्रोड्यूस नहीं होता है, उसके क्या कॉन्सिक्वेंस होते हैं। इन सारी बातों के बारे में हमारा ये जो लेक्चर है, ये जो वीडियो है, इस टॉपिक पे कंसंट्रेट होने वाला है। बात करते हैं समन के बारे में। समन एक वर्ब होता है, यानी इसको बुलाना कहते हैं। बट जब ये नाउन के बारे में के रूप में जब इसका प्रयोग होता है तो समन को हम समन्स के रूप में यूज़ करते हैं, क्योंकि समन जब भी इशू होता है, समन 2 कॉपी में इशू होता है, हमेशा डुप्लीकेट। क्योंकि इसके पीछे पर्पस ये है कि जब न्यायालय इशू करती है समन तो उस व्यक्ति को जिसे कि सर्व किया गया होता है वो व्यक्ति उस समन को रिसीव करता है और दूसरे समन पर इंडोर्स करता है कि इस समन की प्राप्ति उसे हो गई है और न्यायालय के सामने अमुक दिन पर जहाँ पर जबकि उसे अपेक्षा की गई है वो वहाँ पर प्रस्तुत होगा। समन जब इशू किए जाते हैं तो समन के कुछ कंटेंट होते हैं, जिस समन के कंटेंट को पूरा होने पर समन को एक वैलिड समन माना जा सकता है, अदरवाइज इस पर क्वेश्चन मार्क हो सकता है। जब समन की बात करें और इसके कंटेंट की बात करते हैं तो आइए हम देखते हैं इसके कंटेंट में क्या होता है। सबसे पहले समन का जो प्रारूप होता है वो 2-3 प्रारूप होते हैं। फर्स्ट, जब कभी किसी एक्यूज को समन सर्व किया जाना होता है तो फॉर्म नंबर 1 में एक्यूज को समन सर्व होता है। जब विटनेस को करना होता है वैसी स्थिति में फॉर्म नंबर 33 का यूज़ किया जाता है, और जब स्पेशल समन की जरूरत होती है तब फॉर्म नंबर 30 का यूज़ किया जाता है। तो जो समन होते हैं, समन के टाइटल पे ही इस बात को इंगित कर दिया जाता है कि ये समन किस इशू से, किस पर्पस से इसको इशू किया गया है। अब हम समन के बारे में आगे बात करते हैं कि इसके कंटेंट क्या होते हैं। कंटेंट, चूंकि ये काम समन इशू करने का काम कोर्ट का होता है, इसलिए सबसे पहले उस कोर्ट का मुहर लगा होना जरूरी होता है और जिस न्यायालय ने समन को इशू किया होता है उसके सिग्नेचर की आवश्यकता होती है। जैसा कि मैंने पहले कहा था, समन 2 कॉपी में इशू किया जाता है। इसके अलावा उस सेक्शन की भी चर्चा समन में होनी जरूरी होती है जिस सेक्शन के अधीन समन इशू किया गया है। बात करते हैं उस कोर्ट के बारे में। जब जिस कोर्ट में इशू किया होता है उसमें समन में इस बात की भी चर्चा होती है कि वह व्यक्ति
जिससे अपेक्षा की गई है कोर्ट में आने के लिए, किस समय कोर्ट में उपस्थित होगा, किस दिन उपस्थित होगा, किस कोर्ट में उपस्थित होगा, इन सारी चर्चाओं का उल्लेख उस समन में होता है। समन के बारे में हम आगे बात करते हैं कि समन जब कॉपी सर्व की जाती है, समन और वारंट में ये दो चीज़ अंतर होती है कि समन को सर्व किया जाता है और सर्व कैसे किया जाता है। ये सर्व करने का तरीका है, जो इंडिविजुअल, जो प्राइवेट व्यक्ति होते हैं, जिस व्यक्ति को भी सर्व किया जाना होता है उसे पर्सनली डिलीवर किया जाता है। जब पर्सनली डिलीवर किया करने की स्थिति नहीं होती है तब सीआरपीसी में कई सारी प्रक्रिया बताई गई है कि उस समन को किस तरीके से सर्व किया जा सकता है। इसके बारे में हम किसी दूसरे वीडियो में चर्चा करेंगे। अभी समन के बारे में कई सारी चर्चाओं को किया जाना बाकी है। ये समन, अभी हमने पहले जैसे कहा कि समन को सर्व किया जाता है, और जब वारंट की बात होती है उसकी भी, और जब वारंट की बात होती है तो वारंट को एक्सिक्यूट किया जाता है, क्योंकि समन के द्वारा किसी व्यक्ति को बुलाया जाता है, इसलिए वो डुप्लीकेट कॉपी में इशू किया जाता है, 2 कॉपी में। लेकिन जब वारंट की बात करते हैं तो वारंट किसी व्यक्ति को इस डायरेक्शन के साथ इशू किया जाता है कि किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया जाए या फिर तलाशी ली जाए किसी जगह की, तो उस काम को एक्सिक्यूट करना होता है। इसलिए जब हम वारंट की बात करते हैं तो वहाँ एक्सिक्यूशन शब्द का यूज किया जाता है। बात करते हैं जब समन इशू हो जाता है और समन जब किसी व्यक्ति को सर्व हो जाता है, सर्व होने के बाद भी कोर्ट में वो अपीयर नहीं करे, वैसी स्थिति में ये एक ऑफेंस हो सकता है जिसमें 1 माह तक की भी सजा तक भी हो सकती है। और ये हालांकि असंज्ञेय अपराध होता है और बेलेबल ऑफेंस होता है, बट सजा का प्रावधान इसमें किया गया है। बात करते हैं फिर रिकॉल ऑफ समन्स की। रिकॉल ऑफ समन क्या होता है? बहुत पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले में निर्णय दिया था जिसमें कि रिकॉल ऑफ समन की बात की गई थी। हालांकि क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस में अपने ऑर्डर को रिव्यू करने की अधिकारिता नहीं होती है किसी भी क्रिमिनल कोर्ट को। सिविल मामले में और सिविल कोर्ट को ऐसी शक्ति होती है कि वो अपने आदेश का पुनर्विलोकन कर सकती है, रिव्यू कर सकती है। बट क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस में क्रिमिनल कोर्ट को ये पावर नहीं दिया गया। स्पेशली जब हम बात करते हैं 362 सीआरपीसी, उसमें 2 स्थिति में अपने ऑर्डर को रिव्यू करने का पावर दिया गया है। यदि उसमें कोई क्लरिकल मिस्टेक हो गई होती है या फिर उसमें कोई अरिथमेटिकल एरर हुआ होता है, वैसी स्थिति में ही जजमेंट को या फिर ऑर्डर को रिव्यू किया जा सकता है, अदरवाइज नहीं। लेकिन जब हम रिकॉल ऑफ समन की जब बात करें तो कोर्ट का ये कहना था, सुप्रीम कोर्ट का, कि रिकॉल ऑफ समन चूँकि समन मामले में ही इसका उपयोग होता है और सुप्रीम कोर्ट ने किया था। कोर्ट का ये कहना था कि चूंकि जब हम वारंट मामले में की बात करते हैं या फिर सेशंस ट्राइब्यूनल केसेस के बारे में बातें करते हैं तो वहाँ पर एक्यूज को एक राइट दिया गया है डिस्चार्ज का, जो कि चार्ज फ्रेम होने से पहले डिस्चार्ज का एप्लीकेशन एक्यूज दे सकते हैं कि हाँ, इस मामले में कोई चार्ज नहीं गठित हो रहा है, अपराध नहीं बन रहा है, इसलिए उसे डिस्चार्ज कर दिया जाए। जब समन मामले की बात करते हैं तो समन जब विचारण होता है, समनीय अपराधों में जब विचारण होता है समन मामलों में, उसमें चार्ज फ्रेम नहीं किया जाता है। तो जब चार्ज फ्रेम नहीं किया जाएगा वैसी स्थिति में डिस्चार्ज का भी पेटिशन नहीं पड़ सकता। इसलिए कोर्ट ने एक तरीका निजात किया कि चूंकि इसमें डिस्चार्ज का पेटिशन नहीं पड़ सकता है, इसलिए कोर्ट को यदि ऐसा लगे कि अमुक मामला नहीं बन रहा है तो उसे रिकॉल का पेटिशन, समन को रिकॉल करने के अधिकारता है। हालांकि बाद के सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट ने इस रिकॉल ऑफ समन की जो व्यवस्था थी उसको ख़त्म कर दिया गया और आज के डेट में अपने समन को रिकॉल नहीं किया जा सकता है। और अब समन के बारे में कई सारी बातें हैं। चूँकि ये वीडियो काफ़ी लंबा होता चला जा रहा है, अगले वीडियो में हम समन के सर्व कैसे किया जाता है उस टॉपिक के बारे में बात करेंगे। वारंट क्या होता है, वारंट को एक्सिक्यूट कैसे किया जाता है उसके बारे में बात करेंगे। और ऐसी सिलसिला हम लोगों का लगातार बनता हुआ चलेगा। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आए, और पसंद आए तो ज़रूरी से आप लाइक करेंगे। धन्यवाद।